नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और पुष्कर जी। दर्शकों, हरियाणा में हो रही राजनीति के बारे में आप सब परिचित हैं। ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जिसका कि लगभग साढ़े 9 साल, यानी एक तरह से मान लीजिए कि 10 साल पूरा हो गया था बीजेपी के साथ। अब जो है या तो बीजेपी को उसकी ज़रूरत नहीं रही या उसको बीजेपी की ज़रूरत नहीं, ये तो आगे चर्चा में देखेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियाँ अलग हुई, यहाँ तक तो बात ठीक थी। उनके मंत्री हट जाते, ये भी बात ठीक थी, लेकिन बदल गए खट्टर साहब। अब खट्टर साहब के सामने सैनी साहब का रिप्लेसमेंट ये सब क्या कहता है, इसको लेके क्या है ज़मीनी मामला, इस पर और क्या है इसके राजनीतिक मायने? जो एक 2 तरह के होता है, एक जो बिल्कुल ज़मीन पे हो रहा होता वो, और एक उसका राष्ट्रीय संदर्भ होता है या आस-पास की चीज़ों पर या समाज पर पूरा संदर्भ होता है, तो ये ज़रा देखा जाएगा। बाबा जी, पहले तो ज़रा हालचाल बता दीजिए कि साहब ये खट्टर साहब के साथ मोदी साहब का मिलन, दोनों लोगों का एक बैकग्राउंड से आना, एक-दूसरे की तारीफ और बाकी सब चीज़ होते-होते साढ़े 9 साल पुराने उनका पार्टी का जो है वो बिखरा साथ छूटा, और साथ छूटने के बाद खट्टर साहब, उनको हटाया गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रमोशन दिख रहा है कि वो सेंट्रल पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। ये रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की क्या है ऑपरेशन हरियाणा? ये कौन-सी इंजीनियरिंग है सर? बाबा जी। सर, कल मेरे साथ बहुत बुरी बीती है, बता रहा हूं आप लोग को। और कल मैंने जिंदगी का एक सबक ले लिया। जैसे मसलन कि कल को आपसे कोई पूछे कि कल सूर्योदय कब होगा और किधर से होगा, तो ये तुरंत मत बोल दीजिए कि सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट एट 6 AM इन द मॉर्निंग। नो, ये बिल्कुल डोंट टेक इट ग्रांटेड। पहले पूछिए गवर्नमेंट किसकी है। क्या हो गया सर? अगर गवर्नमेंट मोदी जी की है, बीजेपी की है, तो कोई गारंटी नहीं है कि कल, पहले बात तो सूर्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा तो ईस्ट से ही निकलेगा, वेस्ट से भी निकल सकता है, और कोई जरूरत नहीं है कि सुबह 6 बजे निकलेगा, रात को 9 बजे भी निकल सकता है। अगर मोदी जी हैं, बीजेपी है, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी से यह शर्त मत लगाइए कि कल सुबह 5:45 पूर्व से सूर्योदय होगा। बदल सकता है सर। कल हरियाणा में यही हुआ है। कल सुबह लोगों ने मुझसे पूछा क्या होगा, तो हमने कहा यार एक बात बताओ, साला 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव है, ये कोनो टाइम है नेतृत्व परिवर्तन का? तो हम कहा है कुछ नहीं होगा। जैसे नीतीश बाबू रिजाइन किए थे, 2 घंटा बाद फिर सीएम बन गए, वैसे ही होगा। और खाली चौटाला को निकालना है, नया मंत्रिमंडल लेना है। ये भैया 1 बजे बोला गया, बदल दिए, खट्टर साहब चले गए, कौन आ गया भैया? नायब सिंह सैनी आ गए। तो भैया अच्छा, कल से मैंने 20 ठो हरियाणा के धुरंधरों को फोन कर लिया। मैंने कहा ये हुआ क्या है? तो 20 कबार पकड़ गई से बैठे थे। अरे भैया मत पूछो क्या हुआ है। अरे मैंने कहा कुछ तो हुआ होगा, इसको कैसे डिकोड करोगे? बोले सर ये ऐसा कोड है जिसको धरती का कोई आदमी डिकोड नहीं कर सकता। आखिर क्यों हुआ और वाई सो लेट? सर कल या परसों में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता से 2 दिन पहले कोई स्टेट लीडरशिप बदलता। अच्छा, सभी मिनिस्टर चले गए। हाँ। विज साहब चले गए, जो कि सबसे सीनियर मिनिस्टर थे कैबिनेट में। तो सर अच्छा, कारण किसी किस्म की कोई एंटी इनकम्बेंसी खट्टर के खिलाफ नहीं थी, इसका मैं गवाह हूं। पीपल 76% पॉपुलेशन, जो वो उन्होंने 35 जात वाला जो एक युति बनाई है, एक इलेक्टोरल वो बनाया है, अपना बेस बनाया है भाजपा का, वो इंटैक्ट है, बल्कि बढ़ गया है। जाटों में बहुत अच्छी सेंध लगाई है जाट वोट में, और मतलब परफेक्ट सब कुछ चल रहा था। तो अचानक पता लगा कि साहब बदल दिए गए। और देखिए ना परिवर्तन कितना स्मूथ हुआ। परसों बोल रहे हैं कि दरी बिछा के सोते थे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, बड़े अच्छे मित्र हैं। कल खट्टर साहब बदल दिए गए। इसका मतलब खट्टर वॉज टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, और ये योजना जो भी बनी है खट्टर के साथ बैठ के बनी है।
अब सवाल होता है कि नायब सिंह सैनी ही क्यों? सर, सैनी वोट भाजपा का पक्का वोटर है, जिसे कहते हैं ना, और अच्छी खासी संख्या है, 10-12% होगा शायद। अच्छा, तो अगर बनाना ही था तो किसी अन्य ओबीसी जाति को बना देते, दलित को किसी को बना देते। खैर, मान लीजिए ओबीसी पर। अच्छा, तो दूसरी चीज, भाजपा ने कल एक और मैसेज दिया है कि भाजपा में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम ही कल को नेता बनेगा, कमान संभालेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, पार्टी अध्यक्ष बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। सब लगातार चौथा स्टेट आ गया जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक इतना जूनियर कार्यकर्ता। ठीक है। और हरियाणा में तो खट्टर साहब भी के साथ भी तो यही था, कौन जानता था खट्टर साहब को 10 साल पहले? जी, 9 तो साल पहले। सर, कहने का मतलब है कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि निर्विकार भाव से, राष्ट्र सेवा की भाव से कार्य करते रहिए, ईमानदारी से काम करिए, सिर्फ एक चीज को रिवॉर्ड किया जाएगा, ईमानदारी को, और पद से चिपकिए मत। राष्ट्र हित के लिए, पार्टी हित के लिए, आपके प्रदेश के हित के लिए कभी भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। आपको एक दायित्व, इसे हम पद तो कहते नहीं, हम तो कहते हैं एक दायित्व। पार्टी ने मैसेज दिया है कार्यकर्ता को कि आपसे को कोई भी दायित्व दिया जा सकता है, आपको किसी भी नए दायित्व पे लगाया जा सकता है। सर, प्राइमरी मैसेज तो ये है। अब इसके बाद अब डिकोड आप करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आपने जो एक बात कही ना कि भाई प्राइमरी, नरेंद्र मोदी कोई भी काम जनता की बेहद मांग करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा चीज, ऐसा कुछ नहीं होता है कि 24 घंटे में वो कम से कम इस तरह का फैसला ले लें कि मुख्यमंत्री हटाना है और ऐसा है। बहुत से लोग, अगर कहीं किसी के दिमाग में ये आती है कि दुष्यंत के साथ वाली जो पार्टी है जिसने की 2 सीट की बात कर रही है कि संसद की 2 सीट मांग रहे थे, अब यहाँ पर एक जो हरियाणा के पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, जो फार्मूला बीजेपी एड्रेस कर रही है, वो ये है जाट बनाम अन्य 35+ जातियां, इनका जो एक कॉम्बिनेशन है। तो इसको एड्रेस करने के लिए अब कहीं ऐसा तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया कि भैया एलएलजी क्या है वो एलजेपी, तो जेजेपी कि जेजेपी आपसे जितना हमको पाना था वो हम पा लिए, अब जाट वोटों की ठेकेदारी भी हम ही करेंगे, 100 की सीधी बात। और उसकी वजह यह है कि भाई ओम प्रकाश चौटाला क्या वो पोता और उनके भाई, उनमें से तो एक मंत्री भी फिर बने हैं, खट्टर साहब के बहुत करीबी हैं। तो एक ये फार्मूला और उसी के साथ फिर एक ओबीसी का एक्सटेंशन पुष्कर दादा, और उसी के साथ एक चीज और दिखाई दे रहा है, दर्शक भी इस इत्तेफाक रखेंगे। पुष्कर जी, आप अपना फ्रेम जरा सही कर लें तब तक, हैं? तो एक चीज और है दर्शकों कि आप सोच रहे, आप अगर यहाँ पर ये देखिए तो खट्टर साहब का प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। बाबा जी, खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं है, आपने कहा बहुत स्मूथ ट्रांसफर हुआ, उसके बाद आप देखिए तो मुझे हालिया एग्जाम्पल जो है वो शिवराज जी का नजर आता है कि कैसे वेल प्लेस हुए, पार्टी के लिए काम किए तमिलनाडु और दक्षिण के तमाम प्रदेशों में, और उसके बाद अब लोकसभा लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से खट्टर साहब का भी प्रमोशन हुआ है। इसको राष्ट्रीय राजनीति में कोई असर देख रहे हैं आप, या हरियाणा की लोकल पॉलिटिक्स है, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज खत्म की गई है, जबकि बाबा जी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी खट्टर जी के पास। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोकली, स्टेट विधानसभा के लिए, क्योंकि 5-6 महीने बाद वहां स्टेट असेंबली इलेक्शन भी है, और 2024? देखिए, ऐसा है कि ये तो स्पष्ट बात है कि जो मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीतिक जो निर्णय लेती है उससे हमेशा हर बार लोगों को चौंकाती है, और ये हरियाणा में भी जो हुआ है वो चौंकाना ही कहेंगे उसको। आउट ऑफ ब्लू एक चीज हुई है, और हम लोग क्योंकि जो है जब हुआ सामने तो पता लगा, लेकिन मेरा मानना है कि पर्दे के पीछे बहुत पहले से कुछ ना कुछ अवश्य चल रहा था। उसमें एक चीज चल रही थी कि जो आपकी दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जिनके संग इनका गठबंधन था और उसके बाद की सरकार में थे, जबकि ये ऑलरेडी इनके पास मेजॉरिटी जो थी
41 शायद इन्होंने जीती थी और 6 निर्दलीय आ गए थे, 45 से ये था। तो वो उनका तो कोटा पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि चुनाव पूर्व गठबंधन था इसलिए जो है उसके साथ रहे। मैं समझता हूं कि और पिछली बार 2019 में 10 में 10 लेके आए भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो है मैं समझता हूं कि ये सुगबुगाहट आज से नहीं 2 महीने पहले से ही ये थी कि दुष्यंत चौटाला जो है 2 से 3 लोकसभा सीट चाहते थे, और ये भी स्पष्ट था कि बीजेपी किसी भी हालत में नहीं देना चाहती थी। यहां पर जो है मेरे ख्याल दोहराव जो है दूरियां होने लगी थी, उनको था पहले होगा शायद बैड टेस्ट में अलगाववाद ना हो, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि उनके जो भी पार्टनर रहे उनसे जो है बैड टेस्ट में कभी नहीं हुआ है, उनके साथ ही खेल हुआ है, उन्होंने किसी ने खेल नहीं किया। और जब खेल किया है तो अब इनकी नई क्षमता कह लीजिए कि नई इनकी राजनीतिक नीति हो गई है कि अब जो है अलग नहीं होते बल्कि पार्टी को भी जो है ध्वस्त कर देते हैं। ये महाराष्ट्र में हम लोग अच्छी तरीके से देख चुके हैं, और वही चीज मुझे यहाँ पर भी होता हुआ दिखा है। इसके में है कि जैसा कि बाबा रामदास ने कहा, और जैसा हम आप सबको मालूम है कि 2014 के बाद से ही हरियाणा की पॉलिटिक्स जो है जाट और वर्सेस रेस्ट का रहा है। आज से 40-50 साल पहले जब हरियाणा बना था तब से जो है संख्या बल में मेरे ख्याल से आज की तारीख में 27% शायद जाट है। वो होते हुए भी जो है पूरा तंत्र हरियाणा का और पूरा जो है शासक वर्ग वो जाट लोगों के पास ही था। ये भी कोई बुरी बात नहीं थी, इसलिए जो है उसको ये हरियाणा के बाहर लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन ये स्पष्ट था। तो जब उन्होंने अपने 35 अन्य जातियों को करके इकट्ठा करके एक वोट बैंक बनाया, यह उनका कोर वोटर बना और जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है, तो ऐसी अवस्था में जहां पर ये हो तो वहां पे जाट पॉलिटिक्स में आगे ब्लैकमेल होना उनके लिए संभव नहीं था। सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी का एक बड़ा कहना चाहिए कि उनकी एक फेवरेट क्या है या उनकी या डिसलाइक है, वो है ब्लू ब्लड की। हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स जो है 2 परिवार करते हैं, एक है भजनलाल का परिवार, एक देवीलाल जी का परिवार चौटाला वाला। ये पूरी जो जाट पॉलिटिक्स है पिछले 40 साल से इन्हीं 2 परिवार के बीच में। तो अब मैं समझता हूं कि उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब जो है हरियाणा में जो जाट पॉलिटिक्स है तो जाट भी हमारा होगा। हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि जो अन्य 35 जातियां हैं उनको मिला के बनाया है, लेकिन यदि आप स्पष्ट रूप से देखें तो ऑलरेडी जो है जाट में इनरोड हो चुका है। मैं लंबी बात इसलिए कह रहा हूं ताकि जो मैं आपको उसका परिप्रेक्ष्य विधानसभा और लोकसभा में उसको बता पाऊं। ठीक है। जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के यहाँ में जब बुलाई तो 10 में से 7 लोग गायब हो गए और इनके साथ खड़े दिख रहे हैं, तो स्पष्ट मानना है कि ये जो इन्होंने परिवर्तन किया है, पहली बात कि चौटाला को से अलग होना था, चौटाला जो है उनको नहीं देना था, तो उसके ये पहले वहां से ट्रिगर आउट हुआ। जब ये डिसाइड कर लिया कि चौटाला से अलग होना है, उसी समय हम मुझको लगता है कि 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में, और हरियाणा में उनको आना है। इसलिए जो है उन्होंने यदि कुछ भी, जबकि सबको मालूम है कि वह जैसे बाबा रामदास जी कह रहे हैं और जिस तरीके से ये जो कृषि आंदोलन इनका कृषकों का आंदोलन हुआ, जिस तरीके से हरियाणा में टैकल किया गया, उससे टीआरपी जो है खट्टर की विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ी है एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा। खट्टर साहब को जो है उन्होंने कह करके हटा के एक ओबीसी को लाया है जो कि सैनी है, शायद 8% या 9% है, और मेरा अपना मानना है ओबीसी को वहां बना के जो है जिस तरीके से हरियाणा में उसी तरह जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो आपके हैं वहां का पंजाब का, ये जो है आज नहीं अगले 5-10 साल में 5 साल में पंजाब में जो है जो ज्यादा होते हुए भी ओबीसी और दलित वो कभी भी जो है मेन स्ट्रीम जो है राजनीतिक में नहीं आ पाए। पिछड़ों की राजनीति और दलितों की राजनीति साधना है पंजाब में, वो ये चीज ये पार्ट है, इसका पार्ट है, मतलब ये लॉन्ग टर्म गोल है। हाँ ठीक है। अच्छा
ठीक है, ठीक है। पुष्कर पुष्कर जी, आपने एक बात कही कि जो ब्लू ब्लड यानी जाट डायनेस्टी जो है पॉलिटिक्स, तो उसको अवॉइड किया है। तो अब ये बताइए जरा, आपने कहा कि भाई चौटाला और ये देवीलाल और इनकी जो है भजनलाल, यही 2 परिवार थे। तो ओम प्रकाश चौटाला के जो है पोते को, उनके भाई तो मंत्री भी बन गए हैं। तो यहाँ ये वाली चीज ज्यादा समझ में आती है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं ये कह रही है कि भैया अगर जाट की पॉलिटिक्स करनी है तो वो भी हम ही करेंगे, हम जाट की ठेकेदारी भी किसी और को नहीं देंगे। अच्छा, आपकी बातचीत से जब यहाँ पर जाट वर्सेस 35 जातियों का जो एक पोलराइजेशन, अगर उसकी बात की जाए, तो क्या बीजेपी जाटों को सीधे सीधे मतलब थोड़ा सा हार्ड तरीके से टैकल कर रही है, थोड़ा सा कड़क मिजाजी दिखा रही है बीजेपी पॉलिटिकली, बाबा जी? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूंगा इसको। मैं इसको ये सवाल बाबा जी से मेरा है जी। बाबा जी, देखिए, ये जो आपने सवाल किया ना कि क्या बीजेपी ने जाटों को के साथ सॉफ्ट ग्लव टेक्निक नहीं अपनाई है, हाँ। मुझे मैं एक बात बताऊं आपको। लखनऊ गोरखपुर में बैठा हुआ एक एनालिस्ट इतनी बड़ी बात कह रहा है, मतलब आपने तो एकदम जो एकदम सबसे महीन कंपन होता है, वो पकड़ लिया है। ये बात कल हरियाणा में उठी है कि क्या बीजेपी ने बिल्कुल भी जाट अपीजमेंट नहीं करना है, इस पॉलिसी पे कल बीजेपी चलती हुई दिखाई दी है। मतलब मैं आपको दाद दूंगा अवनीश भाई कि आपने गोरखपुर में बैठ के ये बात पकड़ ली। बहुत से लोग रोहतक और सोनीपत में बैठ के ये बात नहीं पकड़ पाए जर में। मैं आपको बताऊं, देखिए इसके पीछे पॉलिटिक्स हुई क्या है। दुष्यंत बहुत अनपॉपुलर हो गए थे अपने खुद के जो कोर वोट में, क्योंकि कोर वोट उनका इस बात से नाराज था कि हमने इस व्यक्ति को वोट भाजपा भगाने के लिए दिया था जमुना पार, और इसने भाजपा को 5 साल और हमारे कपार पर बैठा दिया। तो भाजपा ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जाट वोट एक मुश्त पूरा का पूरा हुड्डा के पीछे कांग्रेस में चले जाए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली जाट वोटर जो है वो चौटाला साहब और देवीलाल जी का वोटर रहा है, और इधर पिछले 5-7 सालों में इनेलो और जजपा बहुत कमजोर हुए हैं। जब एक से सेकंड, इनेलो में जी, एक पुष्कर जी आप जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को जी। तो अवनीश भाई, तो जो 22, 24, 26% की पार्टी होती थी वो सड़क के 12-14 पे आ गई है, और पिछले चुनाव में, और इस बार तो ऐसी संभावना आ गई थी कि और बहुत कम आ जाएगी। तो एक तो जजपा को सरकार से निकाल कर और उनके 7 विधायक तोड़ के भाजपा ने दुष्यंत को यह मौका दिया है कि वो वापस अपने समाज में अपने वोटर के पास जाए और रोए कि देखो हमारे साथ तो खट्टर ने बहुत बुरा किया, भाजपा ने बहुत बुरा किया, और किसी भी तरीके से वापस अपना जो बेस है उसको 12, 14, 15% पे लेके आए। अगर जजपा इनेलो इतना वोट नहीं लेंगे 12, 14, 15%, तो कांग्रेस फिर ये दो ध्रुवीय चुनाव हो जाएगा। और आपको मालूम है 2 ध्रुवीय चुनाव भाजपा को कभी भी सूट नहीं करता है। तो मल्टी 2 से हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए भाई अगर उनके साथ पैक्ट कर लेते हैं तब तो वो सत्ता पक्ष हो गया जजपा। जजपा को हर हालत में विपक्ष ही बना के रखना है भाजपा को। अच्छा, दूसरी चीज सर, भाजपा ने जाटों की हिंदू अस्मिता, सनातनी आइडेंटिटी को उभारने के प्रयास में लगातार लगी है, और इसी के आधार पे विधानसभा में 20 से 30% और लोकसभा में तो 40-50% तक वोट भाजपा जाटों का तोड़ चुकी है। मोदी को हो सकता है 50% जाट वोट मिले। तो फिर जाटों को 3 जगह बांट के रखना, 20, 30, 40% खुद लेना, और बाकी 60-70% में
जजपा, इनेलो और कांग्रेस में बराबर बंटता रहे, इसका प्रयास किया है। और दूसरी बात है, जाट वोटर को भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत कुछ परसेंट जाट वोटर जिसको सिर्फ खट्टर की शक्ल से दिक्कत थी। अच्छा, आपने भी देखा होगा जब भी एंटी इनकम्बेंसी से जूझती हैं सरकारें तो अक्सर मंत्री हार जाया करते हैं। 20 मंत्री हार गए, ये सबसे बड़ा फिनोमेना है। तो भाजपा ने, आप गुजरात में भी देख लीजिए कि मैं सारा वही मंत्रिमंडल बदल दो, एंटी मैं इनकम्बेंसी जो है मैं तो वही थोड़ी मैं बहुत थी। एग्जाम्पल, हाँ, मैं गुजरात का एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा था कि गुजरात में, अच्छा, बीजेपी खाली गुजरात में नहीं, या किसी स्टेट में ही नहीं, गुजरात का तो है ही है कि जहां पूरा जो है कैबिनेट ही बदल दिया, पूरी सरकार ही बदल बदल दी। ये एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज से लड़ने का बीजेपी का एक नया टूल है, और जिसको बहुत सफलता से वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए ना, विधानसभा के चुनाव में कितने सारे सांसद और मंत्री उतार देते हैं अलग अलग प्रदेशों में। तो वो एक स्ट्रांग मैसेज देते हैं। और यहाँ भी आप देखिए, अगर मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री से हटाया तो इंतजार नहीं कराया, उनको तुरंत ये हो गया कि केंद्रीय राजनीति में जा रहे हैं, ये संकेत सामने आ गया। तो ये एक तरीके से बीजेपी की एक नई स्ट्रेटजी है। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि सारे जाठों के साथ रूड नहीं है बीजेपी, ये उसने उनको दिया है जो अभी भी इधर उधर पार्टियों के पास जाते हैं। तो भैया, एक जगह जाओगे तो कांग्रेस 1-to-1 इलेक्शन हो जाएगा। तो एक ये ट्रायंगल उन्होंने क्रिएट किया, ये बात एकदम समझ में आती है। इसके साथ जाति का सोशल इंजीनियरिंग, इसका कॉम्बिनेशन क्या कहता है पुष्कर दा, हरियाणा के लिए अभी तो खास तौर पे। फिर हम आपकी उस वाली थ्योरी पे भी आएंगे कि ये कैसे पंजाब को कैसे करता है, या कुछ करता भी है कि क्या, वो बाबा जी के साथ कुछ आगे पूछेंगे। देखिए, ऐसा है कि जात को बैलेंस तो किया ही है। जिस कम्युनिटी से सैनी कम्युनिटी, जो माली कम्युनिटी है, वो एक बहुत ही 8 से लेके 9% बताते हैं वहां पे, तो निश्चित रूप से प्रभावी तो है ही। तो उन्होंने बैलेंसिंग तो की है, क्योंकि जिस हिसाब से और जगह उन्होंने जो है चेंज किया है, उससे तो यही लगता है। दूसरी बात यह है कि मोदी शाह की बीजेपी जो है अपने नए नए नेतृत्व, भविष्य के नेतृत्व भी तैयार कर रही है। खट्टर साहब जब आए थे, ऑलरेडी एज के एक दौहाने पे थे, तो उनको यंग तो आप नहीं कहते, सैनी उस कंपैरिजन में बहुत, अभी उनको राजनीतिक रूप से युवा कहेंगे, बहुत ज्यादा पुराने नहीं। तो जिस तरीके से उन्होंने जो है मध्य प्रदेश में और आपके राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में नए चेहरे लेकर आए जो कि सर्टेन एज ग्रुप के थे, तो सैनी भी मुझको उसी का ही पार्ट लगते हैं। क्योंकि जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था सैनी को, तो उस वक्त ही ये तय हो चुका था कि सैनी को भविष्य में किसी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया जाए। हाँ, उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जो है ये आए। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो है डेफिनेटली है। और फिर दूसरी बात, जो जहां तक पुरानी बात जो जाट को हो रही है, मैं नहीं समझता कि मोदी जी इज प्लेइंग वेरी हार्श विद जाट। हर स्टेट के डायनेमिक्स अलग होते हैं। हरियाणा में यदि जो है जाट पॉलिटिक्स में है, वहां पर डेफिनेटली 2 परिवारों के बीच में है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक प्रयास है कि थर्ड फोर्स तैयार हो जाट का, जो कि जो है ना देवीलाल का परिवार से संबंध में हो, के प्रभाव में हो, या भजनलाल प्रभाव में हो। अब वो बीजेपी का भी हो तो बहुत ही शानदार बात है। तो इस अरे तो चक्कर से बैलेंसिंग का है उसके अंदर। और ये अरे तो इसका एक चीज और बता दे दूं, जैसे मैं भी आज देख रहा था एक कि जो हरियाणा से जो लगा हुआ बॉर्डर उत्तर प्रदेश का है, इस पे विशेषकर सहारनपुर, वहां पर जो है वन ऑफ द मोस्ट, मतलब इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, ये सैनी और माली लोग। तो ये वहां पे भी ये, क्योंकि हमेशा ये अगल बगल देख के चलते हैं, कोई एकला चुनाव का मामला नहीं होता। इसी संदर्भ में मुझको तो लगता है कि ये पॉलिटिक्स जो है केवल हरियाणा, हमको दिख रहा है हरियाणा तक सीमित है, लेकिन मैं समझता हूँ कि केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है। इसके जो संकेत हैं वो अगल बगल के क्षेत्रों में निश्चित रूप से जाएंगे। वो हो सकता है लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म ना हो, बीजेपी की, लेकिन वो है, उसको आप जो है नकार नहीं सकते। हाँ हाँ, बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स का ये एक नया विस्तार है जो उन्होंने अभी शुरू किया है 3 राज्यों में।
यहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ये तो बात समझ में आती है। इसके राष्ट्रीय फलक पर क्या मायने होंगे ये समझ में आती है। अच्छा बाबा जी, सही बताइएगा, ये जो गुड जाट बैड जाट, मैं वोट देने के लिहाज से कह रहा हूं, इसको ध्यान दिया जाए दर्शकों। मैं जब गुड जाट और बैड जाट कह रहा हूं तो बीजेपी का ये एक जो फार्मूला नया आया है कि भाई जो जाट हमारे साथ हैं, हमारी राजनीति के साथ हैं, हमको समर्थन देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो कहीं और इधर उधर जाते हैं तो उनको इस तरीके से टैकल करना, ये कितना उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा जो बाकी जाट वर्सेस 35 जातियां कहती थी, वो इसको सहन कर लेंगी कि अच्छा ठीक है भाई तुम जाट भी ले आओ ठीक ठाक हमारे साथ बीजेपी को। तो ये जो एक पोलराइजेशन जिसकी केमिस्ट्री की बात कर रहा, आप म्यूट हैं जी, आप म्यूट हैं बाबू। दादा, पुष्कर दादा ने बहुत गहरी बात की है। मैं जरा पुष्कर दादा की बात को एक थोड़ा सा विस्तार दे दूं, फिर आपके सवाल पे आता हूं। पुष्कर दादा ने जो कहा ना कि सैनी कम्युनिटी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, ये बड़ी प्रोमिनेंट एक कास्ट ग्रुप है और इनको कभी फ्रंट से लीड करने का राजनीति में मौका नहीं दिया गया आज तक। और कल सबसे बड़ी बात, जो एनालिस्ट से मेरी बात हुई हरियाणा में, कहते हैं हरियाणा में पहली बार सत्ता किसी ओबीसी के हाथ में आई है और ओबीसी एंड अन्य बिरादरियों के लिए एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। आप देखिए ना कि जब एक यादव को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया जाता है तो उसका असर हरियाणा के यादवों पे बहुत पॉजिटिव पड़ा है, राजस्थान के यादवों पे, मध्य प्रदेश के यादवों पे और उत्तर प्रदेश बिहार के यादवों पे। अरे बिहार तक गई, बिहार तक उसका कंपन गया है। हाँ। अब आप देख लीजिए कि आपको ध्यान होगा कि आज से करीब 3 महीना पहले जब ये जात जनगणना बहुत ज्यादा शोर मचा और बिहार में जात जनगणना हो गई, तो भाजपा इसको लेकर थोड़ी सी मतलब चिंतित परेशान नजर आई थी। हाँ याद बिल्कुल, थोड़ा सा दिक्कत में फील, हाँ नहीं, दिक्कत में तो जो यूट्यूबर्स को आउटरीच हुई थी बीजेपी की, तो मुझे पक्की जानकारी है कि कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स को ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जरा ओबीसी जात जनगणना और ओबीसी राजनीति पे कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कीजिए आप लोग, जिससे कि इनके इस नैरेटिव को काउंटर किया जा सके। उसके बाद से सर आप बीजेपी की ओबीसी एंड अदर कास्ट की आउटरीच देखिए जरा, किस तरीके से उन्होंने बैलेंसिंग की है। तो सर इस मामले में हरियाणा में पहली बार किसी ओबीसी के हाथ में, अच्छा बहुत से लोगों ने सवाल किया कि भैया सैनी तो पहले से ही भाजपा का कट्टर वोटर है, बहुत तगड़ा, पूरा 35 जात तो हैया है, तो 36वीं जात को ना टैकल करना चाहिए था, उनका मुख्यमंत्री बनाते। पर साहब बात यह है कि लगभग 76% जो 35 जात का जो कॉम्बिनेशन भाजपा ने बनाया है, अगर पुनः आप किसी जाट को ही सत्ता दे देते हैं तो उसको नाराज करने का कोई तुक नहीं बनता था। और हिंदू अस्मिता के नाम पर जाटों में अच्छी खासी सेंध भाजपा पहले से लगा चुकी है और ये इन्फ्लुएंस जाट कम्युनिटी में धीरे धीरे और बढ़ना स्वाभाविक है। देखिए जैसे जैसे सनातन का उदय होगा, हम तो अब सनातन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल सनातन इकोनॉमी का रोल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तो धार्मिक इकोनॉमी ऐसे में बहुत बड़ी, सिर्फ जाट नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत जबरदस्त चर्निंग सिख समाज में। आप उनको उनकी हिंदू जड़ों से जितना ज्यादा काटने का कुछ लोग प्रयास करेंगे, वो और ज्यादा जुड़ेंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है भाजपा ने आज, और इसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, सेंट्रल यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान तक इसकी धमक सुनाई देगी सैनी साहब को, जो ये नेतृत्व दिया गया है। ठीक बात है। अच्छा यहाँ जब एक चीज आती है बाबा जी कि भाई सैनी समाज तो ऑलरेडी भाजपा का वोटर था, तो उसको अब एक तरह से एक होता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई जो बिल्कुल लास्ट वाला है जिसको नया जोड़ना है उसको एड्रेस करते
है ना, उसको इनाम देते। लेकिन एक ये भी होता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार लंबे समय तक जुड़े हैं, तो एक नेता के तौर पर, और दूसरा हर वर्ग को बराबर बाय रोटेशन रिप्रेजेंटेशन देना। तो ये होता है कि ओबीसी का नारा विपक्ष ने जैसे खड़ा किया कि नहीं ओबीसी कितने हैं, राहुल गांधी गिनाते हैं कि कै ठो हैं, कै ठो आईएएस है, कै ठो पत्रकार हैं, कै ठो एंकर हैं, इस टाइप की चीज गिनाते हैं। भाजपा ने वहीं ओबीसी के एक्शंस के जरिए मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बिल्कुल लाके सामने खड़ा किया। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए। तो ये एक नई स्ट्रेटजी बीजेपी की। अच्छा, आपकी थियरी जो है पुष्कर दा, आपने जो एक बात कही थी कि इसका व्यापक धमक होगा, तो ये अब जी सिर्फ पंजाब ही नहीं, पंजाब के अलावा भी जो है ये मैसेजिंग है। आपने उसमें सहारनपुर का नाम लिया, बिल्कुल बहुत अच्छी आबादी है। उत्तराखंड में बहुत अच्छी आबादी है, जो वेस्टर्न यूपी का ही कभी हिस्सा हुआ करता था, उसमें पूरे भरे हुए हैं, और बहुत ये डिसिसिव एक रिप्रेजेंटेशन है एक वर्ग का। तो ये तो खाली पंजाब नहीं, ये तो पैन इंडिया कुछ असर जैसा डाल रहा है। देखिए, बीजेपी ने एक काम ये किया ना, ये करके हम लोग तो एक सैनी समाज पे आ गए था, उसका देख रहे क्या ओबीसी को हरियाणा में पहली बार बना दिया, उसका पलक में क्या फर्क पड़ेगा पर इंडिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आपने उससे भारतीय जनता पार्टी ने जो उसके ट्रेडिशनल वोटर हैं, ओबीसी के हैं किसी उसके, सबके लिए एक मैसेजिंग कि आप उसके साथ साथ खड़े हैं, सुख दुख में खड़े रहे आप हैं। और आपको यदि अभी तक कोई आपको राजनीतिक नेतृत्व में आपकी भागीदारी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि यदि आप सक्षम हैं और आपके यहाँ नेतृत्व नेता को पैदा हो रहा, तो उसको नेतृत्व को जो कहो आगे लाने में हिचकती नहीं। ये बहुत ठीक। बड़ी बात है, क्योंकि इससे क्या हुआ, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में जो आपका, जैसे कि बाबा रामदास जी ने कहा था कि कार्यकर्ताओं को जो मैसेज गया है ना, तो ये मैसेजिंग बेसिकली उस वर्ग को भी है कि जो बीजेपी को वोट करती रही है अगेंस्ट ऑल आउट और लॉयल, वहां पे सक्षम व्यक्ति होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी उसमें जो है उतार सकती है। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो एक बड़ी महीन बात बाबा रामदास जी ने कहा कि जो 3 महीने पहले जो है एक जातियों का जो है बार बार एक शगुफा निकला था, और राहुल गांधी उसको लेकर झुंझुना लेके चलते हैं, तो बेसिकली कि आज कह सकते हैं बाकी सब बात लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी तो उठाकर जो है सीधे सीधे जो है राज्य पकड़ा दे रही। बिल्कुल बिल्कुल काम कर रही है, तो वही ये वही बात। बहुत बड़ा मैसेजिंग है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा बड़ा मैसेज। मैसेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और केवल इसका पंजाब और हरियाणा और बाकी जो है नहीं, इसका तो बिल्कुल पैन इंडिया असर दिखाई देता है। बाबा जी, अच्छा आप ये बताइए कि यहाँ तो एक ऐसे डिसीजन से आप अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो हैं हरियाणा के समीक्षक जो हैं वो सर पकड़े बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर, यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि गठबंधन टूटा तो उसके प्रेशर में मैनेज करने के लिए खट्टर साहब को हटाया गया, बिल्कुल नहीं। उनका जो है प्रमोशन एज यूजुअल है, तो हमें लगता है कि ये एकमात्र संयोग है। खट्टर साहब का वैसे ही प्रमोशन जैसे शिवराज जी का हुआ, सेंट्रल पॉलिटिक्स में ये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, अब एक झटके में क्या तो लोकसभा और क्या तो 5 महीने बाद की विधानसभा, इसमें एंटी इनकम्बेंसी अगर कुछ कहीं थोड़ी बहुत थी भी, तो वो भी हटा दिया, और गुड जाट और बैड जाट, इसका जो ट्रीटमेंट किया है, जरा इसको एक बार और एड्रेस कीजिए, तो फिर उसी के साथ फिर आप कंक्लूड करें चर्चा। ये क्या हो गया अवनीश भाई? जी। मेरी आवाज आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है, बोलना आपको है। मैं ये असल में, हाँ हाँ, हाँ, ये मेरा थोड़ा फ्रेम फ्रीज हो गया था। हाँ, मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, उसके बाद आपकी बात का जवाब देता हूं। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा कम्युनल टेंशन्स बीच बीच में हो जाते रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, क्योंकि ड्यू टू वेरी हैवी प्रेजेंस ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन देयर इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। तो सर, जानकार लोग बताते हैं, और ये मुजफ्फरनगर में जब समस्याएं हुई थी, सर सड़क पे उतर के
खटीक, वाल्मीकि और सैनी, ये 3 कम्युनिटीज सड़क पर उतर के लड़ती रही। और आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बहुल क्षेत्र है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो जाट बहुल क्षेत्र है ना हिंदुओं में, परंतु वहां एक आम सेंटिमेंट होता है कि जब मौका पड़ता है ना तो खटीक, सैनी और वाल्मीकि, यही 3 आके लड़ते हैं, ये यही रक्षा करते हैं। पुष्करदा इसकी तस्दीक करेंगे। ये कानपुर की गजब की केमिस्ट्री है, कानपुर शहर की। मैं बताऊं आपको क्यों पुष्करदा, इस तरह के कम्युनल राइट्स वाला जो एरिया है कानपुर के, बड़े सेंसिटिव हैं। मैं क्या ही नाम लूं, कानपुर के साथ लखनऊ में भी जो है ये इनफैक्ट ये यूनिवर्सल फिनोमेना है जिसपे बात नहीं होती है। हाँ, इस पे बात नहीं होती है। मैंने कहा ना कि मैंने एक ऐसा विषय छेड़ दिया जो आमतौर पे पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आता। जी बिल्कुल नहीं होती, इससे लोग मुंह छुपाते हैं। हकीकत यह है कि आपका सनातन की परंपरा से लेकर सनातन की रक्षा, जब भी रक्तपात का भी मामला आया है तो मेरा तो अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इसके अंदर वाल्मीकि, जो मेरे बगल में रहते हैं निरानगर में, उनकी कॉलोनी लाल कॉलोनी है, खटिक, ये दो जो है यहाँ पर पूरे अवध प्रांत, ये जो है आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इस तरह की संरचना हर जगह देखने को मिलती है बाबा जी, क्यों? बिल्कुल निश्चित रूप से। सर एक मिनट, तो ऐसी कम्युनिटी की पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को पहली बार बीजेपी पार्टी ने एड्रेस किया है। दूसरी चीज सर, जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी ने जो सबसे बड़ी मैसेजिंग दी है ना सर, वो सिर्फ अपने काडर को या अपने नेताओं को, अपनी फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को नहीं दी है, उसने इलेक्टोरेट को भी, मतदाताओं को भी एक मैसेज दिया है कि भाजपा में पद नहीं किसी को मिलता है, पहली बात तो दायित्व मिलता है, और एक दायित्व से दूसरे दायित्व पर आपको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। आप कितने ही बड़े पद पे क्यों ना हो, आपका दायित्व परिवर्तन हो जाएगा और अचानक हो जाएगा। इसलिए पद के प्रति किसी किस्म की मोह माया है, लंबे मंसूबे मत पालिए। आपको कभी भी जो है नए दायित्व पर नई जिम्मेवारी देकर भेजा जा सकता है। और छोटे मत कार्यकर्ता को यह मैसेज दिया है कि निर्विकार भाव से राष्ट्र सेवा में लगे रहो, कल को तुम मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। बिल्कुल मूल्यांकन होगा। ठीक है। तो सर ये एक, और जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को खट्टर के चेहरे से दिक्कत थी, कुछ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी नहीं होती है, क्यों नहीं होगी, जेन्युइन है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कुछ ना कुछ तो होगी, तो उसके लिए उन्होंने सारे मुख्य अपने मंत्रियों को बदल दिया। ठीक बात है। अरे सांसदी के चुनाव में देखिए यही करते हैं ये, कि फलाने विधायक, फलाने सांसद से तुम्हें दिक्कत जनता को, ठीक है भैया, इनको हम एक चीज और बताऊं आपको, मुझे पूरा अंदेशा है कि इस लोकसभा के जब टिकट वितरण की जब लिस्ट आएगी तो आपको लोकसभा बहुत कुछ बड़े बड़े नाम लोकसभा लड़ते सुनाई देंगे, उसी हरियाणा सरकार के, हरियाणा में। ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये सर ये भाजपा की नए जमाने की राजनीति है। और भाजपा की, ये पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए एक मैसेज है। जो अन्य विपक्षी दल है ना, जो आज भी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं जी, तो पूरे देश को यह बताया जा रहा है कि एक तरफ भाजपा की राजनीति है, एक तरफ इन परिवारवादी दलों की राजनीति है, जहां एक व्यक्ति को 50वीं बार लॉन्च किया जा रहा है। तो सर ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग की है भाजपा ने, बहुत बड़ा मैसेजिंग है। और ये डिसीजन लेके दिखाया है मोदी ने कि ये है मेरा परिवार, जिसमें कोई सैनिक जो है वो भाजपा का बेटा होता है, मोदी का भाई होता है, मोदी की टीम का जूनियर मेंबर होता है, कहीं कोई यादव भी होता है। सिर्फ मुंह से, नंबर गिनाने से नहीं, जैसे राहुल गांधी जो है सवाल पूछते रहते हैं कि कैठो है फलानी नौकरी में, कैठो है ढिकानी नौकरी में, कैठो सेक्रेटरी है, कैठो चपरासी है। ऐसे नहीं होता है। ओबीसी की पॉलिटिक्स भी अगर करनी है तो बीजेपी कैसे अपने अंदाज से करती है। पुष्कर आप उंगली उठाए हुए लग रहा है कुछ? नहीं, अच्छा नहीं,
तो हमको लगता है बाबा जी हरियाणा में एक साथ कई बैरियर जो है, कई चीजें, कई निशाने बीजेपी ने साधा है। एंटी इनकम्बेंसी अगर कुछ है तो उसको भी खत्म किया है। दूसरा, खट्टर साहब को राष्ट्रीय राजनीति में ले गए हैं तो काडर को भी बताया है, नया नेतृत्व दिया है, नया एक जो सोशल इंजीनियरिंग की एक नई विधा है उसको अपनाया है हरियाणा में। तो अब हरियाणा की राजनीति जो है वो जब जैसे पुष्कर दा बोल रहे थे कि 2 ही परिवार में रहती है, तो परिवार भी है, ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला का परिपाटी नहीं है, वो भी चल रहा है। लेकिन एक पार्टी को तो खा गई। बाबा जी इसको क्या कहेंगे? फिर एक क्षेत्रीय पार्टी को खा गई बीजेपी हरियाणा में। एक लाइन में बोलिए तो खत्म किया जाए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि देखिए आने वाला समय वापस राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा अब बहुत जल्दी पैन इंडिया, आप देख लीजिएगा, इस चुनाव में भाजपा दक्षिण में अपने पैर जमा लेगी और आने वाला समय भाजपा का पैन इंडिया का जो सपना है ना सर, वो पूरा होने जा रहा है और कोई भी ऐसा वर्ग नहीं बचेगा, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बचेगी जहां भाजपा एड्रेस न कर रही हो जनता जबरदस्त को। पैठ नहीं बना लेगी। एकदम, एकदम। और वो तभी ये जो वर्किंग है उसी के ऊपर वो मोदी के मुँह से हाउस में निकलता है कि 370 अकेले बीजेपी को दीजिए और फिर 400 प्लस जो है वो एनडीए एनडीए को। को। प्रधानमंत्री जो है आज तक के कम से कम भारत के चुनावी इतिहास में कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऐसे सीट के बारे में डिमांड और सीट के बारे में कोई ऐसी नंबर्स नहीं ओपन किए हैं। ये मतलब ये खास है 2024 और ये नरेंद्र मोदी ही कह सकते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है। तो दर्शकों हमें उम्मीद है कि आज की बैठकी जो है वो हरियाणा के बहाने से एक हम लोगों ने जो छोटे-छोटे समीकरण है उसको भी डिस्कस किया, राष्ट्रीय पैन इंडिया जो इसके समीकरण है उसको भी डिस्कस किया। तो कुल मिला के नई राजनीति है, नई बीजेपी की। तो इसी के साथ बाबा जी मुझे लगता है कि बतकही खत्म की जाए आज की और दर्शकों से विदा लिया जाए। तो दर्शकों इसी के साथ हमें पुष्कर जी को और बाबा रामदास जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।